हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्फिनेटिव का टॉपिक चल रहा है और आज का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बच्चे थोड़ा वहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो निश्चित तौर पे 2+V1 से रिलेटेड टॉपिक है और ये आज का जो इन्फिनेटिव का टॉपिक है वो 7वां टॉपिक है। इससे पहले हम लोग 6 टॉपिक्स को समझ चुके हैं। आज का टॉपिक 7वां है, ये शुड से रिलेटेड है। और चलो आज इसके कन्फ्यूजन को थोड़ा हम लोग दूर कर लेते हैं। सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए था। अब बच्चे थोड़ा यहां कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सकता है का हम लोगों ने कैन लिया था और सकता था में हम लोगों ने बस कुड लगा दिया था। यहां समस्या क्या है कि ये जो चाहिए है, जो शुड है, वो ऑलरेडी एक पास्ट इक्विवेलेंट मॉडल वर्ब है। शुड जो होता है शैल का पास्ट इक्विवेलेंट मॉडल होता है। यानी अब हम लोग शुड का पास्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये खुद ही पास्ट फॉर्म है। शैल का पास्ट इक्विवेलेंट शुड, तो मजबूरन हम लोग को यहाँ शुड ही लेना पड़ेगा। अब सवाल है कि जब ये पास्ट मॉडल नहीं है तो सेंटेंस तो पास्ट का है, तो भाई करे तो करे क्या। शुड का पास्ट होता नहीं है, सेंटेंस पास्ट को ही दिखा रहा है, तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना होगा ना। तो समझना क्या है कि जब पास्ट का कंसेप्ट काम नहीं करे तो हम लोग वहां परफेक्ट का कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, ये V3 का इस्तेमाल करता है। आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े होंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़े होंगे, फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़े होंगे। लाइक अगर हम ये बोले सीता हैज मेड टी, सीता हैज मेड टी, सीता चाय बना चुकी है, ये परफेक्शन प्रेजेंट का है। सीता हैड मेड टी, है ना, सीता चाय बना चुकी थी, यहाँ कंसेप्ट पास्ट का है। और सीता चाय बना चुकी होगी, सीता विल हैव मेड टी। अब यहाँ समझना क्या है, परफेक्शन का मतलब V3 होता है। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, V3 होता है। और जब भी हम लोग V3 की बात करें तो इसके पहले 3 हेल्पिंग का होना जरूरी है। अब 3 हेल्पिंग कौन है भाई, हैव, हैज और हैड। तो यहाँ हैव, हैज, हैड का हम लोग इस्तेमाल निश्चित तौर पर करने वाले हैं। अब सवाल क्या है कि हम लोग चाहिए का इंग्लिश अगर शुड लिखते हैं, चाहिए का इंग्लिश क्या लेते हैं, शुड, तो परफेक्शन के केस में हम लोग क्या लेते हैं, V3 लेते हैं। परफेक्शन के केस में क्या लेते हैं, V3 लेते हैं। लेकिन V3 अपने पहले क्या लेता है बाबू, V3 अपने पहले हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल करता है। आपने टेंस में पढ़ा था, हैव गॉन, हैज गॉन, हैड गॉन। मतलब माइंड में बैठा लो, V3 अपने पहले 3 ही शब्द लेकर आता है, हैव, हैज, हैड। लेकिन ये जो शुड है इसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये मॉडल वर्ब है। शुड कहता है मैं मॉडल वर्ब हूं, मैं आदर्श सहायक क्रिया हूं, तो मुझे अपने बगल में V1 ही चाहिए। हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। आई कैन गो होता है, गॉन होता नहीं है ना। आई शुड प्लेड नहीं होता है, आई शुड प्ले होता है। मतलब मॉडल को अपने बगल में V1 ही चाहिए। तो अब परफेक्शन का जो 3 वर्ड है, हैव, हैज, हैड, उसमें V1 कौन होता है, उसका V1 होता है हैव होता है। तो आप लोग यहां पर हैव ले सकते हो। शुड के बगल में हैव क्यों आया, फिर से वही सवाल कि शुड मॉडल है, मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए। और परफेक्शन का जहां तक केस की हम लोग बात करें तो परफेक्शन में V3 आता है। V3 को अपने पहले 3 शब्द चाहिए, हैव, हैज, हैड। मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया, हैव लिया। अब सवाल है कि सर यहां मीन वर्ब क्या है, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, दबाव डालना, दबाव डालना का इंग्लिश क्या होता है भाई, दबाव डालना का इंग्लिश हैव होता है। अब यहां बच्चे बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं क्योंकि हैव इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैव अंग्रेजी में प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वाला हैव अपने बगल में V3 लेता है, आसान सा पहचान है। और जो प्रिंसिपल वाला हैव होता है वो आइदर अपने बगल में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा या अगर वर्ब एक से अधिक है तो टू का प्रयोग करेगा। जैसे अगर किसी भी वाक्य में प्रिंसिपल एक से अधिक होता है तो हम लोग टू लगाते हैं ना, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू प्ले। तो आई वॉन्ट के बाद टू क्यों आया, क्योंकि वर्ब की संख्या एक से अधिक है।
तो जो हैव अपने बगल में V3 लेगा वो हेल्पिंग वर्ब है, जो V3 नहीं लेगा वो प्रिंसिपल वर्ब है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। जो हैव अपने बगल में V3 लेगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर हैव के बगल में V3 आया तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हैव के बगल में V3 नहीं आया तो वो प्रिंसिपल वर्ब है। लाइक आई हैव अ फ्रेंड, अब इसको हेल्पिंग मत बोल देना। आई हैव अ फ्रेंड, फ्रेंड कोई वर्ब तो है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो हैव अपने बगल में फ्रेंड लिया, ऑब्जेक्ट लिया, वो प्रिंसिपल वर्ब है। लेकिन मैंने बोला आई हैव गॉन, तो जो गॉन है वो V3 है, और V3 वाला हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो निश्चित तौर पे ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैव है, इसको V3 चाहिए। मैं V3 लूंगा, बट इस वाक्य का मेन वर्ब क्या है, दबाव डालना। और दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है भाई, हैवी होता है। दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैवी होता है। एक जगह पे दो दो कंसेप्ट के दो दो स्पेलिंग रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको सेंटेंस का मीनिंग अलग मिल जाएगा। लाइक आई वॉच ए वॉच, आई वॉच ए वॉच, एक वॉच का मतलब घड़ी होता है और एक वॉच का मतलब देखना होता है। तो यहाँ जो हैव है ये तो हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग है, क्योंकि उसको बगल में V3 चाहिए। अब V3 क्या है भाई, दबाव डालना। दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। और हैव का भर्तरी क्या होता है, हैड होता है। हैव का भर्तरी क्या होता है, हैड होता है। तो एक ही जगह पे हैव भी आ गया और हैड भी आ गया। बच्चे बोलेंगे सर ये तो एरर है, बट ये एरर नहीं है। ये हैव अपने बगल में V3 लिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस हैड की बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल वर्ब क्यों है, क्योंकि यहां वर्ब एक से अधिक आने वाला है। एक तो दबाव डालना, दूसरा बोलना। तो भाई ना का इंग्लिश क्या होता है, टू होता है। आपको यहाँ टू लगा देना है, और टू के बाद हमेशा क्या आता है बाबू, V1 आता है। तो आपको V1 ले लेना है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे और आगे सब्जेक्ट। निश्चित तौर पे ये हैड जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये हेल्पिंग नहीं है। अगर ये हेल्पिंग होता तो इसके बगल में V3 आता। क्या यहाँ V3 है, बिल्कुल नहीं। तो इंग्लिश में ये जो हैव है ये हेल्पिंग है, और ये जो हैड है ये प्रिंसिपल वर्ब है। आप समझो, पहले हैव को अपने बगल में क्या चाहिए, V3 चाहिए। आई हैव गॉन है ना, दे हैव गॉन, आई हैव रिटन। तो हैव तो रिटन लेता है, V3 लेता है। यहां पर दबाव डालना का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। तो यहां दबाव डालना का जो हैव है उसका भर्तरी हमने क्या लिया, हैड लिया। क्या लिया, हैड। ये हेल्पिंग इसको मत मानना, ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब। इसलिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एक एक जगह पे दो दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गया। यहाँ पर स्पेलिंग सेम है बट कंसेप्ट सेम नहीं है। हर हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हैड तभी हेल्पिंग वर्ब होता है जब उसके बगल में V3 आता है। लाइक आई हैड गॉन, दे हैड प्लेड। क्या यहाँ हैड के बगल में V3 है, नहीं। यहाँ 2 + V1 है, और 2 + V1 कब आता है, जब वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक होती है। आई वॉन्ट टू स्पीक, वॉन्ट और स्पीक दोनों प्रिंसिपल वर्ब है। तो यहां पर जो हैड है वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। इसको आप हेल्पिंग बोलने का गलती नहीं करना है आपको। हैड हेल्पिंग कब होगा, जब उसके बगल में V3 चाहिए, और V3 नहीं तो प्रिंसिपल है। लाइक आई हैड अ कार, मैंने बोला आई हैड अ कार, तो क्या ये हैड हेल्पिंग है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हैड के बगल में ऑब्जेक्ट है, V3 नहीं है। तो हैड हेल्पिंग कब होता है, जब उसके बगल में V3 आए। देखो ध्यान से समझना, ये हैव जो है हेल्पिंग है क्योंकि अपने बगल में क्या लेकर आया, V3 लेकर आया। ये हैड हेल्पिंग नहीं है क्योंकि ये अपने बगल में 2 + V1 लेकर आ रहा। और 2 कब लगता है, जब सेंटेंस में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक हो। एक से अधिक होने पे 2 लगता है, इसलिए इसे हैड को क्या मानना है, प्रिंसिपल वर्ब, जिसका हिंदी होता है दबाव को डालना। चलिए, तो यहां पर स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस हैड प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए था। आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, आई शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस हो जाएगा, आई शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे आना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू कम। उसे जाना ही चाहिए था। He should have had to go। तो ऐसे वाक्य को आप लोग आराम से इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। 7 इन्फिनेटिव का टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी और बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके स्पोकन को काफी इंप्रूव करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।